हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सी आकाश सुंदरानी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो है जीएसटी से रिलेटेड रीसेंट अपडेट के बारे में। हमें लगता है हम फिर से स्कूल में वापस पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए जो पीछे आपको बैकग्राउंड थीम दिख रही है, बैक टू स्कूल। यस, वी आर बैक टू स्कूल फॉर जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, नोटिफिकेशंस आए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपके जनवरी के रिटर्न ऑनवर्ड्स आपके बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, उसे आपको ध्यान रखना है। उसी कड़ी में हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, जो है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के बारे में। ये वीडियो जो है उसी के बारे में है, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट की स्कीम के बारे में आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस स्कीम में हम क्या जानेंगे? इस स्कीम में हम 7 चीजों के बारे में समझेंगे आज। ये ऑप्शन किसको अवेलेबल होता है, ठीक है, एप्लीकेबल किसको किसको होगा, देन डिफॉल्ट सिलेक्शन। आपको जीएसटी के पोर्टल में कुछ मैसेज आपको आ रहे होंगे, मैसेज आ रहे होंगे या फिर ईमेल आपको आ रहा होगा, ये डिफॉल्ट सिलेक्शन होता क्या है। एंड देन ऑनवर्ड्स, व्हेन टू ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट फॉर द स्कीम। आप कब इस स्कीम में अंदर आ सकते हैं और कब स्कीम से बाहर जा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। देन अपन समझेंगे IFF मींस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है? ये कुछ नया टर्म आपको समझ में आ रहा होगा, ये होता क्या है। फिर देन इसकी पेमेंट कैसे होगी। एंड देर आर, उसके बाद हमने कुछ समराइज्ड किया ड्यू डेट्स के बारे में कि आपको क्या क्या ड्यू डेट्स आपको फॉलो करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपके पास क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है एंड मंथली पेमेंट करना है। नाम से समझ में आ रहा है, QRMP, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आप रिटर्न जो है क्वार्टरली फाइल कर सकते हो और पेमेंट जो है आपको मंथली करना पड़ेगा। मतलब पेमेंट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, आपको रिटर्न में रिलैक्सेशन आपको मिला है कि आप चाहें तो रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। अब क्वार्टरली फाइल नहीं करना है तो दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा ऑप्शन आपको मंथली रिटर्न फाइल करो। मंथली रिटर्न फाइल करिए एंड मंथली पेमेंट करते जाइए। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली रिटर्न में भी जा सकते हैं एंड मंथली पेमेंट में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये स्कीम जो है एप्लीकेबल किसको किसको होगी? एप्लीकेबल उन्हीं लोगों को होगी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इस साल में या फिर पिछले साल में 5 करोड़ के नीचे है, तो ही आप इस स्कीम में जा सकते हैं। मैं स्कीम क्या बात कर रहा हूं, मैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, QRMP स्कीम। इस स्कीम में आपको जाना है तो आपका इस साल का टर्नओवर और पिछले साल का टर्नओवर दोनों 5 करोड़ के नीचे होना चाहिए। अगर एक भी साल में आपका 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो चुका है, जैसे लास्ट ईयर आपका कम था टर्नओवर लेकिन इस साल आपका ऑलरेडी 5 करोड़ के ऊपर हो चुका है, तो आप स्कीम में नहीं जा सकते। या फिर आपका लास्ट ईयर ही आपका 5 करोड़ के ऊपर जा चुका था, इस साल भले ही नहीं गया हो, लास्ट ईयर जा चुका है, तो आप QRMP स्कीम में नहीं जा सकते। ओके, एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज आपको करना है तो आपको उससे पहले सारे के सारे पेंडिंग रिटर्न्स आपके जो भी होंगे उसे आपको फाइल करना है। जैसे GSTR 1 बोलिए, GSTR 3 भी बोलिए, ये जो रिटर्न्स हैं, ये रिटर्न्स आप जब तक के फाइल नहीं कर लेंगे पेंडिंग वाले, तब तक कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फाइन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद क्या बात हो रही है, न्यू टैक्स पेयर आप अगर हैं तो भी आप चाहें तो इस स्कीम में जरूर जा सकते हैं, ठीक। अब आपको ऑप्शन जो एक्सरसाइज करना है, ऑप्शन आपको 31 जनवरी 2021 के पहले एक्सरसाइज करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला एक्शन पॉइंट आपका अभी क्या होगा, सबसे पहला एक्शन पॉइंट होगा कि आपको इस स्कीम में जाना है तो आपको 31 जनवरी 2021 के पहले पहले इसमें ऑप्ट इन करना पड़ेगा,
ठीक है, ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 2021। ये QRMP स्कीम आया कब रही है? ये QRMP स्कीम आ रही है इफेक्टिव डेट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। मतलब जनवरी मंथ के पीरियड से जो भी रिटर्न फाइल होंगे वो इस स्कीम में कवर हो सकते हैं। मतलब अगर आपका क्वार्टरली रिटर्न अक्टूबर टू दिसंबर वाला है या फिर पिछले महीने का रिटर्न पेंडिंग है आपका, तो वो पिछले फैसिलिटी जो आपका एग्जिस्टिंग चल रहा होगा रिटर्न का उसके हिसाब से ही जाएगा। लेकिन अगर आप QRMP स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपका ये इफेक्टिव डेट है ये 1 जनवरी से, मतलब जनवरी ऑनवर्ड्स जो रिटर्न होंगे, मतलब जनवरी मंथ के जो रिटर्न, उसका रिटर्न जो नॉर्मली 20 फरवरी में फाइल होता था उस इसके लिए उस पर्टिकुलर मंथ के लिए बोला जा रहा है। जनवरी मंथ से स्टार्ट है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू फाइल मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है, अगर आप मंथली रिटर्न में जा रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन क्या है? QRMP स्कीम, आप QRMP स्कीम में जा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई एप्लीकेबिलिटी की। अब बात करते हैं डिफॉल्ट सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको मैसेजेस आ रहे होंगे डिफॉल्ट कि आप ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट, एक जस्ट मिनट। ओके फ्रेंड्स, डिफॉल्ट एप्लीकेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया अभी कि एप्लीकेबिलिटी आपको कब कब हो सकती है, कब कब नहीं हो सकती। अब बात करते हैं डिफॉल्ट सिलेक्शन के बारे में। आपको मैसेजेस आ रहे होंगे या फिर ईमेल्स आ रहे होंगे GST डिपार्टमेंट द्वारा कि आपका डिफॉल्ट सिलेक्शन ऑफ रिटर्न क्वार्टरली सिलेक्ट किया गया है या मंथली सिलेक्ट किया गया है। अब उसके बारे में समझते हैं पहले होता क्या है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, ठीक है, तो आपको अगर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, ठीक है, 1.5 करोड़ तक के है, एंड अगर आप GSTR 1 अभी एज ऑफ नाउ अगर क्वार्टरली फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका उसमें डीमिंग प्रोविजन में उन्होंने क्वार्टरली रिटर्न सेलेक्ट किया है। क्या बोला मैंने? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है एंड GSTR 1 आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपका डीम्ड प्रोविजन उसने क्या किया है? क्वार्टरली रिटर्न आपका सेलेक्ट किया हुआ है। वहीं अगर आपका एग्रीगेट टर्न अप टू 1.5 करोड़ है लेकिन आपने अगर मंथली GSTR 1 फाइल करते हैं तो आपका डीम क्या लिया उसने? मंथली रिटर्न का, मंथली रिटर्न का उसने आपको डीम्ड किया है कि आप मंथली रिटर्न में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सेम अगर एग्रीगेट टर्न आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है अगर, तो उस केस में ऑटोमेटिक उन्होंने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के लिए उन्होंने डाला हुआ है। मतलब चाहे इसमें आपका टर्न 1.5 करोड़ के ऊपर वाला ऑलरेडी आपका मंथली में जा रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन जो आपका था पहले जिस स्कीम में 1.5 करोड़ वालों के लिए था कि आप चाहो तो उसका क्वार्टरली फाइल कर सकते हो GSTR 1 या फिर मंथली फाइल कर सकते हो। GSTR 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो डीमिंग प्रोविजन के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 1.5 करोड़ के नीचे था और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल करते थे GSTR 1 तो ऑटोमेटिक QRMP स्कीम भी आपको क्वार्टरली स्कीम के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। वहीं आप अप टू 1.5 करोड़ था लेकिन आप मंथली रिटर्न फाइल करते थे तो आपका डीम्ड प्रोविजन क्या किया उन्होंने? मंथली रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, अब 1.5 करोड़ के ऊपर वालों के पास तो कुछ ऑप्शन था ही नहीं मंथली के क्वार्टरली सेलेक्ट करने का, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑटोमेटिकली उसको क्वार्टरली सिलेक्ट किया है रिटर्न फाइलिंग के लिए। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मैसेजेस या ईमेल आ रहे होंगे, वो इस लॉजिक के हिसाब से आपको आ रहे होंगे कि आपको क्वार्टरली में डाला गया है कि मंथली में डाला गया है। घबराइए नहीं, ये इन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ है। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कब तक के? 31 जनवरी तक के। जी हाँ दोस्तों, अपन ने यहाँ देखा
टू एक्सरसाइज ऑप्शन ऑन और बिफोर 31st ऑफ जनवरी। 31st ऑफ जनवरी के पहले पहले आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। अगर आपको क्वार्टरली में जाना है तो क्वार्टरली में जा सकते हो, मंथली में जाना है तो मंथली में जा सकते हो, लेकिन आपको 31st ऑफ जनवरी के पहले पहले इसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अभी हमने यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे देख ली कि ऑप्शन क्या था, एप्लीकेबिलिटी क्या हुई, किसको इसको एप्लीकेबल हो सकता है, किसको एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। देन अपन ने जो डिमिंग मैसेज आपको आ रहा था, डिफॉल्ट सिलेक्शन आपको जो ऑटोमेटिक आ रहा था, उसके बारे में देख लिया। अब आपको अगर इस स्कीम में फ्यूचर में कभी ऑप्ट इन करना है या फिर ऑप्ट आउट करना है, इस स्कीम से बाहर निकलना है या फिर इस स्कीम में जाना है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन है क्या कि भाई आप चाहो तो अपने हिसाब से ऑप्ट इन कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हैं? हाँ, अब ये फैसिलिटी दे दी गई है। अब आपको क्वार्टरली आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए या फिर इस ऑप्शन से बाहर निकलने के लिए कुछ डेट्स स्पेसिफाइड की हुई है, ठीक है। अब उसमें डेट्स में क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल टू जून के क्वार्टर की बात करें अपन, अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, इसमें क्या लिखा गया, अगर आपको इस स्कीम से निकलना है या फिर आना है तो उसके लिए क्या बोला गया, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ सेकेंड मंथ। कब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ सेकेंड मंथ। मतलब अगर आपका अप्रैल टू जून मंथ का क्वार्टर है, अगर आप इस महीने अप्रैल टू जून क्वार्टर की आप रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं और आप क्वार्टरली में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास टाइम लिमिट कब दिया गया, फर्स्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर सेकेंड मंथ। प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकेंड मंथ कौन सा होगा, जैसे जनवरी टू मार्च होगा लास्ट क्वार्टर, तो उसका सेकेंड मंथ कौन सा हो गया, फेब्रुवरी। फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, तो फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी से आपके पास ऑप्शन है अप टू लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ करेंट क्वार्टर। अप्रैल टू जून का क्वार्टर अपन देख रहे हैं अभी अपन, अप्रैल टू जून के क्वार्टर के लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ, समझे। फर्स्ट मंथ कौन सा होगा अप्रैल टू जून का, अप्रैल, तो अप्रैल का लास्ट डे क्या होगा, 30th ऑफ अप्रैल। तो आपके पास टाइम लिमिट क्या हुई, फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी से 30th ऑफ अप्रैल। फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी से मतलब पिछले क्वार्टर का आप देख लो, सिंपल सा अंगूठा छाप में अगर बताऊं आपको, पिछले क्वार्टर का पहला महीना छोड़ दो और इस क्वार्टर का पहला महीना, बस दैट्स इट। सिंपल लैंग्वेज समझना है तो फर्स्ट पिछले महीने के पिछले क्वार्टर का पहला महीना छोड़ दो, तो अगर आपका इस क्वार्टर आपका, अगर ये क्वार्टर आपका अप्रैल टू जून है, पिछला क्वार्टर कौन सा होगा, जन टू मार्च, तो जन टू मार्च का पहला महीना छोड़ दो, तो फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी से आपके पास ऑप्शन है, और कब तक के, इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक के, इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक के, तो आपका अप्रैल टू जून क्वार्टर है तो 30th ऑफ अप्रैल, 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक के आप अप्लाई कर सकते हो। इस स्कीम में जाना चाह रहे हो तो आपके पास ये टाइम पीरियड है। सेम वैसे जुलाई टू सितंबर के लिए क्या होगा, पिछला क्वार्टर कौन सा हुआ, अप्रैल टू जून, हाँ, अप्रैल टू जून के लिए पहला महीना छोड़ दो, अप्रैल छोड़ दिया, 1 मई है ना, 1 मई से स्टार्ट होगा, और जुलाई टू सितंबर तो 31st ऑफ जुलाई। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ मई से 31st ऑफ जुलाई तक का टाइम आपको दिया गया है। सेम वैसे अक्टूबर टू दिसंबर के लिए पिछला क्वार्टर कौन सा हुआ, जुलाई टू सितंबर, पहला महीना छोड़ दो, क्या हुआ, अगस्त, फर्स्ट ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा 31st ऑफ अक्टूबर तक के। फाइन। जन टू मार्च के लिए आपके पास है फर्स्ट ऑफ नवंबर, पिछले क्वार्टर का सेकेंड मंथ का पहला स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ नवंबर से 31st ऑफ जनवरी। आई होप यू आर क्लियर ऑन when you can opt in or opt out of the scheme। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कब आप इस स्कीम में जा सकते हैं, कब स्कीम में आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, कब, बस आपको ध्यान रखना है कि आप कब इसको ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आपको ये चीज
इस डेट से आपको समझना पड़ेगा। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? फाइन। अब हम बात करते हैं ये आईएफएफ, ये आजकल चल रहा है। आईएफएफ क्या होता है? क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आप जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये जो लिंक है जीएसटीआर 1 और 3B से लिंक्ड है। ठीक है, ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B से लिंक है। अभी होता है कि आपको मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर होते जाएगा। एक एक पॉइंट को अपन टच करेंगे, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब इसमें डालना क्या है? अब इसमें इंफॉर्मेशन डालनी क्या है? आपको डालनी है डिटेल्स ऑफ सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी सबमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आईएफएफ जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये क्या है? ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल है कि आप चाहो, क्योंकि आप क्यूआरएमपी स्कीम में गए हो, आपका रिटर्न क्वार्टरली फाइल होना है, तो आप चाहो तो जैसे आपके मान के चलो 10 इनवॉइस आपने फाड़ा, इस पर्टिकुलर मंथ आपने 10 इनवॉइस रेस किया। ठीक है, आपके दो ऐसी जरूर पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि आपका इनपुट उनके बुक्स में मंथली मंथली दिखना चाहिए, क्योंकि वो जीएसटी या 2B या 2A से मैच करके वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं। तो आपका रेपुटेशन अच्छा हो या फिर आपसे लोग प्रॉपरली डील करें मार्केट में, तो ये आईएफएफ फैसिलिटी लाई गई। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने 10 इनवॉइसेस पर्टिकुलर किसी मंथ में आपने सबमिट किया हुआ है, लेकिन आप 2 इनवॉइस जो है आप पोर्टल में डालना चाहते हैं, भले आप क्वार्टरली में गए लेकिन 2 इनवॉइस को आप पोर्टल में डालना चाह रहे हैं, तो आप चाहो तो उस 2 इनवॉइसेस को आप आईएफएफ के थ्रू, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू पोर्टल में आप डाल सकते हो। ठीक है, 2 इनवॉइस को आप चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? B2B इनवॉइस, B2B इनवॉइस ही आपका पोर्टल में सबमिट होगा आईएफएफ के थ्रू। B2B इनवॉइस बोलिए या फिर डेबिट और क्रेडिट नोट। डेबिट और क्रेडिट नोट भी आप चाहो तो इसमें आप रेस कर सकते हो आईएफएफ के द्वारा। तो जैसे ही आप आईएफएफ में ये 2 इनवॉइसेस सबमिट करोगे तो सामने वाला जो बायर है उसके 2A और 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2A एंड 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसके बेसिस में वो क्रेडिट ले सकता है। फाइन, समझ में आया आपको आईएफएफ होता क्या है? ऑप्शनल आपको बता दिया मैंने, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट है 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ आपका रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली होता है। ठीक है, तो आपका जब जैसे मान के चलिए अप्रैल टू जून क्वार्टर है, ठीक है, तो अप्रैल और मई महीने का, इन 2 महीनों में ही आप आईएफएफ फाइल कर पाएंगे, क्योंकि जून का क्वार्टर जब जैसे ही एंड होगा उसके पहले तो आपको जैसे ही आपका जून क्वार्टर एंड होगा आपको उसका जीएसटीआर 1 तो फाइल करना ही है। तो जो लास्ट मंथ का जो क्वार्टर है ना, क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है उसमें ये फैसिलिटी नहीं दी गई है। आपको फैसिलिटी दी गई है फॉर फर्स्ट टू मंथ्स के लिए आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप चाहो तो आईएफएफ फाइल कर सकते हो। कब तक के? 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, अप्रैल टू जून क्वार्टर है आपका, तो अप्रैल मंथ का जैसे खत्म होता है अप्रैल का, तो आपको 13th ऑफ मई के पहले पहले आईएफएफ सबमिट करना है। ठीक है, अब अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में, जैसे अप्रैल खत्म हो गया, आपने आईएफएफ फाइल नहीं किया 13 के पहले, ठीक है, अब आप मई में जा रहे हो, तो अब मई के मंथ में आप अप्रैल का आईएफएफ फाइल नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार 13th की जो डेट है वो निकल गई तो आप अप्रैल मंथ का आईएफएफ फाइल नहीं कर सकते। आप मई मंथ का ही रिटर्न जब फाइल करोगे उस समय आप आईएफएफ फाइल कर पाओगे। गॉट इट? अप्रैल और मई महीने के लिए मिलेगा, जून के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जून में ऑलरेडी आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है। ठीक है, अब एक चीज है उसके पहले, अब फॉर एग्जांपल
अप्रैल टू जून क्वार्टर में आपके पास 150 इन्वॉइसेस हैं, ठीक है। 150 इन्वॉइसेस में आपने 70 इन्वॉइस जो हैं आपने आईएफएफ के थ्रू फर्स्ट 2 मंथ्स में सबमिट कर दिया। तो आपको जब जीएसटीआर 1 आप जब फाइल करोगे ना, तो 80 इन्वॉइस जो बचे हुए हैं उन्हीं का बस डिटेल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जीएसटीआर में सारे 150 नहीं जाएंगे, अब उतने ही जाएंगे जितने बचे हुए हैं। 150 में से 70 ऑलरेडी आपने सबमिट कर चुका है आईएफएफ में, तो आपको केवल और केवल 80 इनवॉइसेस जो बचे हुए हैं उसी का डिटेल आपको जीएसटीआर 1 में देना है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं इनवॉइसेस। हाँ, टोटल इनवॉइसेस आप इस पर्टिकुलर फैसिलिटीज के थ्रू मैक्सिमम 50 लाख तक के इनवॉइस आप किसी एक मंथ में सबमिट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर 50 लाख के ऊपर आप सबमिट करने आओगे तो आप छोटे व्यापारी थोड़ी ना रहे। ये जो स्कीम लाई गई है वो छोटे व्यापारी लोगों को ध्यान में रखते हुए लाई गई है कि छोटे व्यापारी अगर किसी बड़े व्यापारी से धंधा करता है तो बड़ा व्यापारी तो ऑलरेडी अपना मंथली मंथली डिटेल फाइल करता होगा, लेकिन इनको बेनिफिट मिले, इनको कुछ डिसएडवांटेज ना हो, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। तो आप इस आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू किसी भी एक मंथ में 50 लाख के ऊपर आप फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 50 लाख आपका सीलिंग लिमिट हो गई टू अपलोड द इनवॉइसेस। ये मैंने आपको बता दी। 6th नंबर पॉइंट, दोज विच आर फर्निश्ड इन आईएफएफ आर नॉट टू बी रिपोर्टेड अगेन इन जीएसटीआर 1। आई होप आपको क्लियर होंगे कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है इनवॉइसेस आईएफएफ के थ्रू, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आप हर महीने का इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपको फाइल करना है तो 13th के पहले पहले फाइल करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। 13 के पहले पहले फाइल कर दिया तो ठीक है, 13 के बाद इट इज नॉट एट ऑल अलाउड। गॉट इट। अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में। आई होप आप क्लियर होंगे। रिटर्न आपको मैं बताया कि क्यूआरएमपी स्कीम में रिटर्न्स क्वार्टरली जाने हैं, पेमेंट मंथली होना है। आपको मैं बताया था पेमेंट मंथली होना है। सबसे बड़ा टेंशन जो है ना ये पेमेंट वाला है, समझे। क्वार्टरली रिटर्न तो आपको उसने बता दिया कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल होना है, क्वार्टरली फाइल होगा, लेकिन पेमेंट के लिए बहुत लोचा दिया इसने, बहुत अलग अलग से मेथड दिया इसने। पेमेंट, अपन क्वार्टरली रिटर्न की बारे में ही बात कर रहे हैं, क्यूआरएमपी स्कीम में गए हम उसी की पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मंथली का जो जो चल रहा है सेम एज इट इज चलते रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। हम बात कर रहे हैं अभी क्वार्टरली रिटर्न जो क्यूआरएमपी स्कीम में जाने वाला है, उसके पेमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, अब हमको ये भी पता है कि फर्स्ट 2 मंथ्स का हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड मंथ में रिटर्न हो जाएगी, उसके हिसाब से पेमेंट होगा, ठीक है। फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स उन्होंने क्या बोला कि आपको एक चालान पेमेंट करना है जीएसटी पीएमटी 06 के नाम से। मंथली पेमेंट का एक नया चालान लाया उन्होंने जीएसटी पीएमटी 06 के नाम से, जो आपको मंथली मंथली पे करना है। कब पे करना है, ऑन और बिफोर 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। फिर से अपन अप्रैल टू जून क्वार्टर में जाते हैं, हम क्वार्टरली स्कीम में गए हैं। अप्रैल मंथ का मुझे पेमेंट करना है, तो अप्रैल मंथ का पेमेंट मैं कब तक कर सकता हूँ, 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जी हाँ दोस्तों, 25th के पहले पहले हमें अप्रैल महीने का पेमेंट करना पड़ेगा। फाइन। सेम वैसी मई महीने का भी जीएसटी पीएमटी 06 फॉर्म जो है पेमेंट के चालान जो है अपने को फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 25th ऑफ जून। मई महीने का जून आएगा, तो 25th ऑफ जून के पहले पहले हमें इसका पेमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई अब कैलकुलेशन कैसे होगा पेमेंट का।
ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। उन्होंने दो मेथड लेके आए। आपको अगर मंथली पेमेंट करना है तो आपके पास दो मेथड है। सबसे पहले अपन तो सिंपल बात करते हैं, सिंपल सेकंड मेथड पहले बात करते हैं, सेल्फ असेसमेंट मेथड। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या बोला कि आप खुद से अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालिए ऑन एक्चुअल बेसिस। ठीक है, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर दो। मतलब आपका जो आउटपुट है और इनपुट है उन दोनों बीच के डिफरेंस निकालो, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर दो। ये हो गया सेल्फ असेसमेंट मेथड। ये पहला सेकंड मेथड है। अब जो पहला मेथड है वो उन्होंने जो बताया वो क्या बोला, ये इसका नाम दिया उन्होंने फिक्स्ड सम मेथड। फिक्स्ड सम मेथड के नाम से उसने बोला कि फिक्स्ड सम मेथड से भी आप चाहो तो इसे पेमेंट कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, फिक्स्ड सम में जाओ या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड में जा सकते हो, किसी में भी जा सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड सम मेथड में। फिक्स्ड सम मेथड में होता क्या है? अब अगर आपका फिक्स्ड सम मेथड में, इसमें भी आपका यहाँ पे क्या बोला, no amount is required to be deposited if in the first month of the quarter, if nil tax liability, या फिर if there is balance in cash ledger or credit ledger is adequate for tax liability। मतलब अप्रैल टू जून क्वार्टर में अगर आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है अप्रैल महीने में तो आपको कुछ भी नहीं पटाना है फिक्स्ड सम मेथड में भी। ठीक है, और आपके पास टैक्स लायबिलिटी तो है लेकिन आपके पास कैश लेजर में बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है और क्रेडिट लेजर में भी पड़ा हुआ है अगर, तो आपको नहीं पटाना है फर्स्ट मंथ में। आप टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हो? आउटपुट माइनस इनपुट। तो टैक्स लायबिलिटी जो है आपकी, उसे पे करने के लिए आपके पास पुराना पुराना सफिशियंट कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है या फिर क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आपको पेमेंट नहीं करना है। पहले महीने की बात हुई। सेम वैसी सेकेंड मंथ के बारे में बात करें, उसका भी सेम वैसी कि सेकेंड मंथ में आ गए हम, हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो हम नहीं पेमेंट करेंगे। दूसरा, मेरी टैक्स लायबिलिटी तो बनती है लेकिन मेरा जो पुराना, यहाँ पे क्यूमुलेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो क्यूमुलेटिव, इफ देर इज बैलेंस इन कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, इफ बैलेंस इन कैश लेजर और क्रेडिट लेजर इज एडुकेट फॉर क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, मैं जा रहा हूं क्वार्टरली रिटर्न में जा रहा हूं, अप्रैल महीने में मेरी कुछ लायबिलिटी निकली। ठीक है, और पुराना मेरे पास क्रेडिट लेजर में या फिर कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसमें। अप्रैल महीने की लायबिलिटी मेरी निकली 200 रुपये, मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है 300 रुपये का। ठीक है, तो 300 का मेरे पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है पुराना, और इस महीने की लायबिलिटी आउटपुट माइनस इनपुट की लायबिलिटी आ रही कितनी, अप्रैल महीने की 200 की आई। तो पहले अप्रैल महीने में तो कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड मंथ में क्या हो गया, सेकेंड मंथ की मेरी जो आउटपुट लायबिलिटी है वो कितनी है, 50 रुपये है। ठीक है, नेट लायबिलिटी 50 है। तो पिछले महीने की लायबिलिटी कितनी थी, 200 रुपये। इस महीने की लायबिलिटी कितनी है, 50 रुपये। तो 250 रुपये हो गया मेरी टोटल लायबिलिटी अप्रैल में मैंने की। अब मेरा पुराना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 300 रुपये पड़ा हुआ है। तो 300 रुपये ऑलरेडी है और 250 रुपये मेरी लायबिलिटी आ रही है, तो भी अपने को कुछ पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आपके क्रेडिट लेजर बैलेंस है पुराना वाला या फिर कैश लेजर बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। अब बारी आती है मेन कैलकुलेशन की। अगर आपके पास बैलेंस पूरा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है, तो इसके बारे में क्या बोला कि 35% in each of the first 2 months of last quarter tax liability, 35% in each of the first 2 months of last quarter tax liability। या आप अच्छे से समझो क्या लिखा है वो।
फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए उन्होंने क्या बोला, पिछले क्वार्टर की टैक्स लायबिलिटी देखो, पिछले क्वार्टर में टैक्स लायबिलिटी कितनी थी वो देखो, उसका 35% इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स आपको पटाना है। ठीक है, तो एक बार अपन इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल में कि आपको मैं एक्सेल में दिखाता हूं मैं। ये आपका एग्जांपल देखिए, in case the last return filed was on a quarterly basis for quarter ending December, for quarter ending March 2021 करता हूँ, March 2021, just a minute friends। ठीक है, अभी आपको यही देखना है, ए वाला देखना है, ए वाला केस देखना है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या बोल रहा है, इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाज ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च 21, मार्च 21 का जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता था। मेरी जनवरी टू मार्च की जो लायबिलिटी निकली जिसको मैंने कैश में पे किया है, उसमें CGST 100 पे किया है, SGST 100 किया, IGST 500 किया हुआ है, सेस 50 किया हुआ है। तो ये मेरी मैंने जैन टू मार्च के क्वार्टर के रिटर्न में मैंने फाइल किया हुआ है, उसमें मैंने ये कैश में पटाया है। तो उस केस में क्या बोलता है कि इन ईच ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 21 टू मई 2021, अप्रैल और मई का जो महीना है उसमें आपको 35 ईच मंथ में पटाना है। पहले के 2 महीनों में 35 पटाना है, CGST का, SGST का, IGST का। आपने लास्ट टाइम 500 था तो आपको 175 पटाना, उसका 35% निकालो, कितना आ रहा है। सेस आपने 50 पटाया, उसका 35% निकाली तो 17.5। तो इन ईच ऑफ द मंथ, इन ईच में ध्यान दो आप, इन ईच ऑफ द मंथ आपको 35% ऑफ लास्ट क्वार्टर आपने जो पटाया है वो आपको पेमेंट करना है। ये बात हो रही है फर्स्ट 2 मंथ्स के बारे में, बात हो रही है अप्रैल एंड मई के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मंथली में। अगर जाते हैं हम अगर मंथली में, तो मंथली में क्या हुआ होगा, इफ फाइल्ड अर्लियर मंथली, हम पिछले बार मंथली में गए थे। ठीक है, अब हम क्वार्टरली में आ रहे हैं। तो टैक्स लायबिलिटी पेड इन लास्ट मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, प्रीसीडिंग क्वार्टर देखो। ठीक है, प्रीसीडिंग क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है उसमें आपने क्या पेमेंट की है वो देखो। तो उसके हिसाब से फॉर 2 मंथ्स आप उतना पेमेंट करोगे। ठीक है, अब इसका भी अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी। अब यहाँ पे आप बी पॉइंट में देखिए, बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट में क्या बोलता है, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट मंथ देखो, लास्ट क्वार्टर, प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च है। ठीक है, हमारे अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए। तो मार्च महीने में देखिए आप, CGST में कितना पटा हुआ है, 50 पटा हुआ है, SGST में 50, IGST में 80 पटा हुआ है, सेस में कुछ भी नहीं पटा। तो जो मार्च महीने में मैंने पेमेंट किया हुआ था, ठीक है, तो आपको इस बार अप्रैल और मई महीने के लिए आपको सेम उतना उतना ही करना है। हर महीने में अप्रैल में भी उतना करना है, 50 जैसे CGST 50 करना है, SGST 50, IGST 80। तो जब मार्च महीने का मैंने जो पेमेंट किया हुआ है उसी के हिसाब से करंट का पेमेंट भी करना है, अप्रैल एंड मई का। है समझ में, जितना आपने प्रीसीडिंग मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर के लास्ट मंथ पे पेमेंट किया है उतना आपको इस करंट क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ में पेमेंट करना है। क्या बोला मैंने, जितना आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर के लास्ट मंथ में पेमेंट किया हुआ है उतना आपको इस क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ में उतना पेमेंट करना है। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना
कंफ्यूजिंग और कितना कॉम्प्लिकेटेड पेमेंट स्कीम को यहाँ पे बनाया गया है ना। तो मैं तो आपसे सजेस्ट करूँगा कि QRMP में न जाके आप उससे अच्छा मंथली मंथली में ही चले जाओ, या फिर आप QRMP में जा रहे हो तो फिक्स्ड सम मेथड में न जाके सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाएं। फाइन। इस स्कीम में न जाते हुए, फिक्स्ड सम मेथड में न जाते हुए आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में ही जाइए। ओके, आई होप यू आर गेटिंग क्लियर विद द कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट्स। आपको कैसे कैसे पेमेंट्स करना है आप उसमें क्लियर हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग। अब आपके रिस्ट्रिक्शन क्या है? आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग में आप कब नहीं जा पाओगे? जब आपका टर्नओवर किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में 5 करोड़ से जैसी क्रॉस हुआ, उसके नेक्स्ट क्वार्टर मंथ में, नेक्स्ट क्वार्टर में आप क्वार्टरली फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल टू सितंबर 6 महीने में मेरा टर्नओवर मैंने फाइल किया, वो 5.5 करोड़ हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, मेरा अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है, क्वार्टर एंड खत्म होता मैं फाइल करूंगा। तो नहीं भैया, तो आपको क्या करना है, आपको हर क्वार्टर में देखना है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही आपका 5 करोड़ के ऊपर क्रॉस हुआ, आप क्वार्टरली स्कीम से बाहर, आपको मंथली करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 5 करोड़ का किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में क्रॉस हुआ, अगले क्वार्टर से आप क्वार्टर में नहीं जा सकते, आपको मंथली रिटर्न फाइल करने हैं। ये है भाऊ। ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। जैसे ही आपका 5 करोड़ के ऊपर क्रॉस होता है तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करना है, आपको मंथली रिटर्न फाइल करना है। आई होप आप QRMP स्कीम को एंजॉय कर रहे हैं, समझ समझ के, है ना। एंजॉय तो करना ही पड़ेगा। अब मैंने एक समराइज कर दिया है ड्यू डेट्स के बारे में। तो अभी तक हमारा जो डिस्कशन था वो सारी चीज़ मैंने कवर कर लिया है QRMP स्कीम में। कि ऑप्शन क्या है आपके पास, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन है क्वार्टर रिटर्न फाइल करना है, मंथली पेमेंट करना है। एप्लीकेबिलिटी किसको होती है? जिसको 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है पिछले साल, या फिर इस साल में आपका 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो आप इस स्कीम में जा सकते हो। ठीक है, आपके पेंडिंग रिटर्न कोई भी नहीं रहने चाहिए, आपके सारे के सारे रिटर्न फाइल्ड हो जाए तो ही आप QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। 31 जनवरी के पहले आपको क्वार्टर रिटर्न फाइलिंग में जाना है, तो आपको 31 जनवरी के पहले पहले इस स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन के बारे में बताया कि जो आपको जो मैसेजेस आ रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्वार्टरली रिटर्न सेलेक्ट किया गया है या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपका मंथली रिटर्न सेलेक्ट किया गया है। तो आप चाहें तो इसे पोर्टल में जाके यूज़र सर्विसेज में इसे आप फिर से चेंज कर सकते हैं, ये डीम्ड किया है उन्होंने। आप चाहो तो अपने हिसाब से जो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हो 31 जनवरी के पहले पहले। फाइन। कौन कौन ऑप्ट इन, आप कब कब ऑप्ट इन कर सकते हो, कब कब ऑप्ट आउट कर सकते हो इस स्कीम से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कि अगर आपको किसी स्कीम, इस स्कीम में जाना है तो अंगूठा छाप वाली लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, पिछले क्वार्टर का पहला मंथ छोड़ दो। ठीक है, जैसे अप्रैल टू जून है, पिछले क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर क्या हुआ, जनवरी टू मार्च, पिछले क्वार्टर का फर्स्ट मंथ छोड़ दो, तो मतलब 1 फरवरी से आप चाहो तो ऑप्ट इन कर सकते हो इस क्वार्टर के लिए। कब तक के? इस क्वार्टर के 30 तारीख तक के, अप्रैल टू जून के, मतलब 30 अप्रैल के पहले आप इस स्कीम में जा सकते हो। इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक के, पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से, पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से, और इस क्वार्टर के लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ तक के। ठीक है, आपके पास टाइम मिलता है आपको स्कीम में जाने का। ठीक है। फिर मैंने बताया आपको IFF क्या होता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी।
इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको 13th के पहले पहले फाइल करनी है फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए ही आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। B2B इनवॉइसेस, B2B डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स ही आप इसमें फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 50 लाख के आप ऊपर आप इस फैसिलिटी को फाइल नहीं कर सकते, 50 लाख तक के ही आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। जितना आपने आईएफएम में रिपोर्ट कर चुके हैं इनवॉइसेस, उतना आपको GSTR 1 में फिर से अपलोड नहीं करने हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में आपने 2 महीने में आपने आईएफएफ में 50 इनवॉइस फाइल कर दिए हैं और टोटल उस पर्टिकुलर क्वार्टर में 150 होते हैं, तो बचे हुए जो 100 इनवॉइसेस हैं, उन 100 इनवॉइसेस को ही आपको GSTR 1 में दिखाना है। ठीक है, पेमेंट के लिए आपको मैंने बताया कि आपके पास 2 मेथड्स हैं। आप चाहें तो फिक्स्ड सम मेथड में जा सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट मेथड में जा सकते हो। पेमेंट आपका चालान जो होगा PMT 06 चालान होगा, 25th के पहले पहले आपको पे करना है फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपको 25th के पहले ही पे करना है। लेकिन आपका जो क्वार्टर एंड होगा उसका आपका वो ड्यू डेट जो रहेगा वो सेम वही रहेगा, 22nd या 24th। ठीक है, वो रिटर्न्स के साथ जाएगा, क्योंकि तो फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपको 25th के पहले पहले पेमेंट करना है PMT 06 के थ्रू। मेथड है फिक्स्ड सम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताया कि अगर आप का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो चुका है तो आप इस क्वार्टरली स्कीम से बाहर हो जाएंगे, आपको मंथली स्कीम में ही जाना पड़ेगा। अब समराइज अपन करते हैं ड्यू डेट्स को, कि ड्यू डेट्स क्या क्या हमारी रहेंगी हर महीने की। 12 महीने होते हैं, 12 महीने की ड्यू डेट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार में, फटाफट शॉर्टकट में होगा। अप्रैल महीने का आपको क्या क्या करना है, एक PMT 06 फाइल करना है, कब करना है, 25th के पहले पहले, 25th ऑफ मई आ जाएगा। IFF फाइल करना है, मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, तो 13th ऑफ मई के पहले। मई महीने में सेम वही होगा चीज, PMT 06 एंड IFF 25th और 13th। अब जून में क्या होगा, जून में PMT 06 भी नहीं होगा, IFF भी नहीं होगा, क्या होगा, GSTR 3B। यस, GSTR 3B फाइल होगा 22nd या फिर 24th, आपका जो स्टेट्स है उसके हिसाब से रहता है, 22nd या फिर 24 जुलाई के पहले करना है। GSTR 1 आपको करना है 13th ऑफ जुलाई के पहले, 13th ऑफ जुलाई के पहले पहले आपको GSTR 1 भी फाइल करना है। यहाँ पे PMT 06 नहीं है, IFF नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो आपको फैसिलिटी थी फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए थी। ठीक है, आपको जून क्वार्टर जैसे ही एंड होता है आपको 3B फाइल भी करना है और R1 भी फाइल करना है। फाइन, जुलाई में सेम वैसे ही PMT 06 जाएगा, IFF जाएगा 25 और 13 को। अगस्त में सेम वैसे ही PMT 06 और IFF 25-13 को। सेम वैसे ही आपका क्वार्टर एंड हुआ आपका सितंबर का, तो 3B आपको फाइल करना है 22nd या फिर 24th अक्टूबर, या फिर GSTR 1 आपको 13th ऑफ अक्टूबर के पहले फाइल करना है। अभी आपका GSTR 1 का शायद ड्यू डेट आपका 11 तारीख है, जिसे बढ़ा दिया गया है, अब इसको 13th तक की आप उसको फाइल करना है। अक्टूबर के लिए आपको सेम वैसे PMT 06, IFF 13 नवंबर के पहले। नवंबर के लिए भी आपका क्वार्टर वाला है, तो इसमें भी आपका PMT 06, IFF भी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड मंथ है ऑफ थर्ड क्वार्टर। अब थर्ड मंथ ऑफ थर्ड क्वार्टर, दिसंबर मंथ जो लास्ट मंथ है क्वार्टर का, तो इसमें आपको 3B फाइल करना है और R1 फाइल करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जनवरी का आपको सेम वैसे PMT 06 और IFF फाइल करना है। फरवरी का PMT 06 25th ऑफ मार्च के पहले, IFF आपको 13th ऑफ मार्च के पहले पहले करना है। मार्च का सेम ऐसे आपको 3B आपको 22nd 24th अप्रैल के पहले, GSTR 1 13th ऑफ अप्रैल के पहले पहले आपको फाइल करना है। आई होप यू आर नाउ वेरी वेरी क्लियर ऑन QRMP स्कीम, जो आपको जनवरी मंथ से एप्लीकेबल हो जाएगी। आपका ध्यान देना बहुत ही यहाँ बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि आपके क्लाइंट्स को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा आपको कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है, किस में आपको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो आप इसकी एनालिसिस करिए और उसके हिसाब से अपने क्लाइंट्स को असिस्ट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो की लिंक के नीचे में हमने इसका जो PDF है वो भी यहाँ पे शेयर ज़रूर कर दिया है आपके साथ में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।